ऑरा इतना दबंग होगा, शेर और शेरनियों का जो झुंड उतरेगा पश्चिम बंगाल में। लेकिन जो मुसलमान है फरहाद हकीम, उनकी बेटियां तो 2-2 लाख रुपए का शैंपेन का बोतल खोलती है, मिनी टीनी पहनती है। इवन आई हैव फोटोग्राफ्स। 40% से ज्यादा अधिकतर वोटर्स उनके पॉकेट में, उनकी आंचल की मुट्ठी में बंधे हुए हैं। और इलेक्शन आते आते ये 2 कैबिनेट मंत्रियों का भांडा फोड़ा जाएगा, जो पेशावर के हैं और जो बांग्लादेश के हैं। घुसपैठिया है कैबिनेट मंत्री टीएमसी में, बचपन से जवानी गुजारी है पश्चिम बंगाल में, और मैं वो हूं जो ममता बनर्जी के साथ मंच शेयर कर चुकी हूं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बीजेपी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में लगा रही है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रहा है, जिसका विरोध पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही है। उनका कहना था कि ये एसआईआर नहीं बल्कि ये इनडायरेक्ट रूप से एनआरसी है। नाजिया इलाही खान है जो बीजेपी के नेता हैं, मुखर वक्ता हैं और अभी पश्चिम बंगाल से आई हैं। उनसे जानते हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है, कौन सी रणनीति है कि बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार सरकार भगवा होगी। नाजिया, ये दावे तो 2021 में भी हुए थे, लेकिन सरकार टीएमसी नहीं बनाई थी। इस बार कैसा क्लेम कर रही है कि इस बार हमारी बनेगी? आपने इंट्रो में कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो पश्चिम बंगाल में चल रही है, तो एसआईआर असंवैधानिक तो नहीं है। संविधान के आर्टिकल 324 के माध्यम से देश का संविधान इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को ये अनुमति, ये अथॉरिटी देता है कि वो स्क्रूटनी वोटर्स का कर सकते हैं। पीवी नरसिम्हा राव ने भी ऑपरेशन पुशबैक किया था। हमारी इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था कि जो घुसपैठिए हैं उनको जाना पड़ेगा। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था, राजीव गांधी जी ने भी कहा था। तो जो घुसपैठिए हैं उनको तो निकलना ही है। तो अगर अभी एसआईआर इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत कर रहा है तो इसमें छाती पीटने की तो कोई जरूरत नहीं है। दूसरी एक बात जो आपने सवाल किया कि 2021 में भी हमने दावे किए थे कि हम भगवा सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल हमने दावा किया था, हमने मेहनत भी किया था जीरो ग्राउंड पर, लेकिन जनता का जो हाव भाव था वो जनता ने दिखाया। लेकिन घुसपैठिया वोटर का जो हाव भाव था वो तो जीरो ग्राउंड पे हमें भी पता था। जो महिला अभी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनकर के बैठी है, आज वो चीखें मार रही है, आज उसकी चीखें निकल रही हैं एसआईआर के विरोध में। क्यों निकल रहा है? क्योंकि उस महिला को जो मुख्यमंत्री बनकर बैठी है उसको ये बात पता चल चुकी है कि जितने भी घुसपैठिया रिश्तेदारों को उसने बसाया था पश्चिम बंगाल में, जितने भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी लोगों को उसने रोटी बोटी दी थी, अब तो वो खुद ही निकल करके बॉर्डर के पास जा रहे हैं। अब तो वो खुद ही कैमरा के सामने पत्रकारों से आलोचना कर रहे हैं। 2 बार पंचायत इलेक्शन में वोट दिया, 1 बार विधानसभा इलेक्शन में वोट दिया, 1 बार लोकसभा इलेक्शन में वोट दिया। सारे हिजाब तो खुल चुके हैं ममता बनर्जी के। सारे झूठ का जो एक पोटला उन्होंने बनाकर रखा था वो तो खुल चुका है। हिजाब थोड़ी लगाती ममता बनर्जी, आप कैसी बात कर रही हैं? हिजाब थोड़ी, झूठ का हिजाब होता है, झूठ का हिजाब होता है। वो तो नमाज का दुपट्टा बांधती हैं, वो हिजाब नहीं लगाती हैं। और मुझे तो लगता है कि लगाना चाहिए। लेकिन जो मुसलमान है फरहाद हकीम, उनकी बेटियां तो 2-2 लाख रुपए का शैंपेन का बोतल खोलती है, मिनी टीनी पहनती है। इवन आई हैव फोटोग्राफ्स। लेकिन किसी महिला का फोटो कैमरा में दिखाना इट्स एन क्राइम, इट्स अ क्राइम। तो मैं वो नहीं कर सकती हूँ। लेकिन कोई भी फरहाद हकीम की बेटियों के इंस्टाग्राम पे जाकर के देख सकता है कि जो मुस्लिम फरहाद हकीम अपने आप को मुसलमान का सबसे बड़ा नेता बनते हैं, उनकी बेटियों का क्या हाल है। एनीवेज, पढ़ी लिखी होंगी ना, एडवांस होगी, उसमें क्या बात है? अपडेट रहना कोई बुरी बात थोड़ी है। हाँ, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। पर आज आपको संगीता चक्रवर्ती ने कुछ तस्वीरें मेरी भेजी होगी। तस्वीरें भेजी है और आलोचना भी कर। क्राइम और नॉट? किसी महिला की बिना अनुमति के उसकी तस्वीर किसी मर्द को भेजना, इट्स अ क्राइम और नॉट? अनुमति तो कर लेनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने वीडियो अपनी भेजी थी कि किस तरह से आपको प्रमोट किया जा रहा है वहां पर और किस तरह से उन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की। मैं अपनी आपके क्वेश्चन का मैं रिप्लाई पूरा कर दूं। उस बार ममता बनर्जी के पॉकेट में जो घुसपैठिया वोटर्स थे और जो वाकई में पश्चिम बंगाल के मुसलमान वोटर्स है, सबको मिला करके ममता बनर्जी साहिबा को ये बात पता थी कि 40% से ज्यादा अधिकतर वोटर्स उनके पॉकेट में, उनकी आंचल की मुट्ठी में बंधे हुए हैं। इस बार ममता बनर्जी के लिए आग और पानी की लड़ाई है। आग और पानी? हाँ,
आग और पानी की लड़ाई है। जीत और हार तो सुना था, ये आग और पानी का क्या मतलब है? आग अपनी ज्वाला को दिखाएगा और पानी ये दिखाएगा कि वो खामोश जरूर रहता है, पर जब ज्वार भाटा आता है तो कितना ही भयंकर आग हो बुझा ही देता है उसको। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो बहुत ही पानी की तरह है। भारतीय जनता पार्टी कोई आक्रोश या कोई मुसलमानों की टोली या कोई कट्टरपंथी या कोई जिहादी गतिविधि, इन सब चीजों में तो हम पढ़ते नहीं है। टीएमसी आग है, आप पानी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को मानती हूँ। वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी घृणा और नफरत और हिंसा फैलाती है। कोई सबूत दिया उन्होंने? देखिए, बोलने को तो व्यक्ति बहुत कुछ बोल देता है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मेरी उम्र 56 साल है, 57 साल है, 60 साल है, पर उसमें कोई आपको या सुनने वाले लोगों को कोई विश्वास वाली चीजें समझ में आती हैं, नजर में आती हैं। तो हवाबाजी में अब बात नहीं होगी। ममता बनर्जी से देश की सरकार, देश के पत्रकार और देश के राष्ट्रभक्त और हम जैसे भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियां और नेता खुल करके फेस टू फेस आंखों में आंखें डाल करके पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी सांप्रदायिकता फैलाई है पश्चिम बंगाल में, उसका कोई प्रूफ, कोई तथ्य, कोई सत्य ममता बनर्जी के पास है? नहीं, वो कह रहे हैं कि एसआईआर के थ्रू उनके वोटर्स हैं, समर्थक हैं, उनके चुन चुन के वोट काटे जा रहे हैं। नहीं, एसआईआर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत कर रहा है और उस पर ममता बनर्जी को अगर नाराजगी है तो इसमें मोदी को गाली देने से तो उनको इंसाफ नहीं मिल जाएगा ना। इसके लिए तो उनको देश के सर्वोच्च न्यायपालिका आना चाहिए। देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को संवैधानिक और देश के कानूनी तरीके से बताना चाहिए कि एसआईआर नहीं हो सकता है। अगर वो जीत जाएंगी तो एसआईआर नहीं होएगा। अगर देश का सर्वोच्च न्यायपालिका और देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस ऑफ भारत अगर कन्विंस हो जाएंगे ममता बनर्जी के पिटीशन से कि हाँ भाई आर्टिकल 324 के तहत नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत स्क्रूटनी, तो रुक जाएगा। इसमें मोदी को या अमित शाह को या नाजिया वो कह रहे हैं कि मुझे अगर छूने की कोशिश करेगी ना बीजेपी, नहीं मिला दूंगी बीजेपी की और मोदी की। नहीं, क्यों छुआ जाएगा? क्यों छुआ जाएगा भाई? एक महिला को ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या नेत्री क्यों छुएंगे? छूने की जरूरत क्या है? हमको क्या मतलब है उनको छूने से? नहीं, मतलब उनके वोट काटने का मतलब, छूने का मतलब ऐसे छूना नहीं, मतलब उसको नुकसान छूना। देखिए, मैं वकील हूं तो मैं शब्दों को पकड़ती हूँ। कहने का मतलब ये था कि उनकी स्थिति कमजोर करना, उनके वोट बैंक पर घात लगाना। नहीं, वोटर अगर उनके पॉकेट वोटर घुसपैठियां हैं तो वो निकलेंगे। उनके पॉकेट वोटर अगर आतंकवादी है तो वो निकलेंगे। उनके पॉकेट वोटर्स अगर रोहिंग्या के हैं तो वो निकलेंगे। उनके पॉकेट वोटर्स अगर पाकिस्तानी है तो उनको तो निकालना ही पड़ेगा ना। हमारे भारत देश में पाकिस्तानी घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या घुसपैठिया। पाकिस्तान थोड़ी आगे, बंगाल में पाकिस्तानी है क्या? पश्चिम नहीं, जावेरिया गई थी ना। अरे सीमा गुलाम हैदर के साथ साथ ही तो एक और लड़की जावेरिया, वो तो हमारे पश्चिम बंगाल में ही आई थी, जो अपने ससुर को बॉर्डर पर चुम्मा चाटी कर रही थी। तो जावेरिया अभी भी पड़ी हुई है, हमारे पश्चिम बंगाल में ही पड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में ही है वो? हाँ, हमारे कलेजे पे दाल मूंग रही है एकदम सही से। अब पता नहीं किससे बात करती है, अलकायदा से बात करती है कि जैसे मोहम्मद से बात करती है कि हाफिज सईद से बात करती है, दैट आई कंप्लीटली डोंट नो। ये सुरक्षा एजेंसी का काम है, इसलिए मैं इसमें कुछ अपनी टिप्पणी रखना भी नहीं। आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? द सेकंड थिंग इज कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार में एक कैबिनेट मंत्री है जो डायरेक्ट बांग्लादेशी है और एक कैबिनेट मंत्री है जो पाकिस्तान पेशावरी है। कैबिनेट में मिनिस्टर है जी। ऐसा कौन सा है भाई? वो मेरे सारे जो प्रूफ है वो बहुत जल्दी और बिल्कुल कोर्ट के टेबल पर आएंगे, जो देखा जाएगा। जो कैबिनेट मिनिस्टर पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट में बांग्लादेशी है? जी, बांग्लादेशी है। और एक कैबिनेट मंत्री है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार में जो पेशावरी पाकिस्तानी है, जिसके एंसेस्टर पाकिस्तान के हैं, जो यूसुफ खान दिलीप कुमार का रिश्तेदार है। उसकी वेलेस्ली में दिलीप कुमार की प्रॉपर्टी है और वो बहुत कोशिश में लगा हुआ है कि वो वेलेस्ली में जो यूसुफ खान दिलीप कुमार की प्रॉपर्टी है उसको वो किसी भी तरीके से अपने नाम से, अपने बेटे के नाम से, अपनी बहू के नाम से कन्वर्ट करा दे। पाकिस्तान में है यूसुफ खान की तो प्रॉपर्टी, उसको यूसुफ खान दिलीप कुमार, यूसुफ खान अपना नाम चेंज किया था बॉलीवुड में रहने के लिए दिलीप कुमार,
और हिंदुओं के आंख में धूल झोंकने के लिए। ये बात सबको पता है कि दिलीप कुमार यूसुफ खान जो थे वो पाकिस्तानी थे, ठीक है। तो उसी यूसुफ खान का रिश्तेदार तृणमूल कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री में बैठा हुआ है। तो आजादी से पहले आए होंगे ना, तो अब तो भारतीय नागरिकता होगी ना उनके पास। उनके रिश्तेदार आज भी हैं, यही तो पता करना है ना, यही तो कोर्ट को पता करना है कि आजादी से पहले आए थे, क्योंकि उनकी उम्र आजादी से पहले वाली नहीं है, आजादी के बाद वाली है। तो इसलिए ये सारी चीजें कानूनी तरीके से देखी जाएंगी और इलेक्शन आते आते ये 2 कैबिनेट मंत्रियों का भांडा फोड़ा जाएगा, जो पेशावर के हैं और जो बांग्लादेश के हैं। जो बांग्लादेश के हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, वो किस बिहाफ पर आए, आजादी से पहले आए या बाद में आए? बहुत बाद में। 1947 से कौन सी आजादी थी? 1947 के बाद बांग्लादेश से भारत की कौन सी आजादी थी? घुसपैठिया है कैबिनेट मंत्री टीएमसी में, और मुल्ला है, अच्छा मौलाना है। तो ये खुलासे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े हो सकते हैं कि अगर आपने गलती क्लेम कर दिया तो आप पर केस भी हो सकता है। कर दे, सामने रखूंगी मैं चीजों को। कैबिनेट मिनिस्टर पर आप आरोप लगा रही हैं, तो मैं तो कह रही हूं कि कर दे केस, कर दे, रखूंगी सामने। आपके पास ऐसी कौन सी रणनीति है कि इस बार आप 160 प्लस ले आएंगे? देखिए, हमारा स्लोगन तो अब की बार 200 पार है। अब जनता हमें कितना कितना प्यार दिखाती है, कितनी मोहब्बत दिखाती है, उसके लिए हम आभारी रहेंगे। हम युवाओं के बारे में सोचेंगे, हम एक सजल, एक बहुत डिसेंट पश्चिम बंगाल के माहौल के बारे में सोचेंगे। जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की सरकार में चिटफंड का कारोबार चलता है, डियर लॉटरी का कारोबार चलता है, घमंड का कारोबार चलता है, अहंकार का कारोबार चलता है, तोलाबाजी का कारोबार चलता है, रेप का कारोबार चलता है। रेप का थोड़ी कारोबार होता है, ये तो क्राइम है। ये सारे क्राइम बता रहे हैं आप। अब जो है ये कारोबार ही तो चल रहा है। पश्चिम बंगाल एक ऐसी जगह हो चुकी है, एक ऐसा राज्य हो चुकी है जहां पर एक साधारण व्यक्ति अगर अपने घर में पेंट भी कराता है तो बगल के काउंसलर और बगल के विधायक को पैसा देना पड़ता है। पुताई करने का पैसा जी, पुताई वालों को देगा कि विधायक को देगा? विधायक और काउंसलर को भी देना पड़ता है। एक काउंसलर की सैलरी कितनी होती है? अलग अलग राज्यों में अलग अलग 60-70। हाँ, वो 50 से लेकर। एक विधायक की सैलरी कितनी होती है? मोर देन लैक्स, 1 लाख रुपया। पश्चिम बंगाल कोलकाता में केला बगान का एक काउंसलर है, जसीमुद्दीन। काउंसलर है? हाँ। उसकी संपत्ति, उसका घर, उसके बाल बच्चों का रिहाइश, उसके बच्चों की शादियों को जब आप देखेंगे, उसकी गाड़ियों को जब आप देखेंगे तो आपका मुंह फट जाएगा। आप दिल्ली में रहते हैं ना, दिल्ली में उतना पैसा एमपी के पास भी नहीं होता है जो काउंसलर के पास है, जो वहाँ काउंसलर के पास है। फरहाद हकीम जो तृणमूल कांग्रेस का नेता है, कलकत्ता का मेयर है और बहुत सारे पदों पर है, कैबिनेट मंत्री भी है और ममता बनर्जी का लाडला मंत्री भी है। बिल्कुल, ममता बनर्जी को अगर वो कह दे चल उठ, तो उठना पड़ेगा ममता बनर्जी को। फरहाद हकीम अगर कह दे ममता चलो बैठो, तो बैठना पड़ेगा ममता बनर्जी को। उसकी इतनी औकात है, उसका इतना बड़ा रुतबा। किसकी औकात हो से जो चीफ मिनिस्टर को ऐसे? बिल्कुल 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 है भाई। मैंने बचपन से जवानी गुजारी है पश्चिम बंगाल में और मैं वो हूं जो ममता बनर्जी के साथ मंच शेयर कर चुकी हूं। तो आपने देखा कि इतनी पावर है? बिल्कुल। फरहाद हकीम ये तय करता है कि ममता बनर्जी किससे मिलेगी और किससे नहीं मिलेगी। फरहाद हकीम ये तय करता है कि ममता बनर्जी किससे बात करेगी और किससे नहीं करेगी। फरहाद हकीम ये तय करता है कि ममता बनर्जी किसकी तरफ देखेगी और किसकी तरफ नहीं देखेगी। फरहाद हकीम ये तय करता है कि ममता बनर्जी को किसको टिकट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। ये है फरहाद हकीम की औकात। तो फरहाद हकीम एक विधायक है और एक मेयर है, मिला जुला करके 1.5-2 लाख रुपए उसको राज्य सरकार की तरफ से मिलता होगा। पर उसकी बेटियां ईद की शॉपिंग करने के लिए फॉरेन कंट्री जाती है। कहां से आ रहे हैं ये पैसे? कहां से आ रहे हैं ये पैसे? कारोबार होगा उसका, बिजनेसमैन होगा। कोई कारोबार नहीं है। एक बेटी वकालत कर रही है, एक बेटी डॉक्टर है और सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। वकालत जो कर रही है उसको एक्चुअली में मॉडल बनने का बहुत शौक है। अपने बहुत सारे नंगे नुच्चे पोर्टफोलियो बना करके उसने
बहुत सारे प्रोड्यूसर को भेज रखा है, 2-4 मेरे पास भी आया, लेकिन फिर से कहूँगी कि मैं क्राइम को हवा नहीं दे सकती, मैं किसी महिला की तस्वीर कैमरा पर नहीं दिखा सकती। और जो बड़ी बेटी है फरहाद हकीम की, वो फरहाद हकीम के साथ पॉलिटिक्स करती है क्योंकि उसका पति उसको छोड़ दिया है। तो इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो देश की राजधानी दिल्ली में हूँ, यहाँ मैं तो सांसदों को नहीं देख रही हूँ भाई। मैं तो देखती हूँ कि हमारे सांसद जो हैं वो पार्लियामेंट से एम्बेसडर गाड़ी मंगवाते हैं, उसी में बैठ करके जाते हैं सेशन करने के लिए। इको गाड़ियों में भी जाते हैं जी, इको गाड़ी जो होती है उसको हाँ सोचिए आप, मेरे पास है एक होंडा सिटी 5 साल पुरानी फटफटिया, उसी वो मैं घसीट रही हूँ। कभी टायर पंचर हो जाता है, कभी बैटरी खराब हो जाती है, कभी वायर टूट जाता है, लेकिन चला रहे हैं। पैसे नहीं है, जब आएंगे पैसे तब खरीदेंगे। तो इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जितनी भी तकलीफ जनता को मिली है पश्चिम बंगाल में, और जितना जनता का माल लूट करके तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर के तृणमूल कांग्रेस के नेता और मंत्री जो बिलियनर बने हैं, अब जनता का पैसा जनता को रिटर्न किया जाएगा। वो ठीक है नाजी जी, सवाल ये है कि 2021 में आपको 77 सीटें मिली थी, 38% वोट मिला था। ये जो वोट का गैप है ना 45% तक 46% तक जाएगा कैसे? 5 से 10% वोट का जुगाड़ कैसे करेंगे आप? बीजेपी वक्त भी तो था ना। हाँ। कुछ गलतियां 2021 में हुई थी। अच्छा। जिस तरीके से कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था वो गलतियां थी। शराबंती जैसी डी ग्रेड की टॉलीवुड की एक्ट्रेस को कभी भी टिकट नहीं देना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। नुसरत रूही जहान जैन के बॉयफ्रेंड जोश बैनर्जी को टिकट नहीं देना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। मुझे नहीं पता कि किसके इन्फ्लुएंस से और किसकी सिफारिश से और किसके रिक्वेस्ट से उनको टिकट मिला, लेकिन वो इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत और इतनी राष्ट्रभक्त पार्टी का टिकट ऐसे ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए था जो मिला था। इस बार टिकट का सिलेक्शन बहुत ही ढंग से होगा। राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्त लोग रोड पर उतरेंगे कैंडिडेट बन करके, और औरा इतना दबंग होगा, शेर और शेरनियों का जो झुंड उतरेगा पश्चिम बंगाल में, उससे आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कर रही है। अच्छा, तो ऊपर से हो रहा, दिल्ली से सिलेक्शन होगा इस बार। अमित शाह बिल्कुल होना भी चाहिए, होना भी दिल्ली से चाहिए। और किसी भी तरीके की कोई सिफारिश, किसी भी तरीके का कोई रिक्वेस्ट और किसी भी तरीके की कोई भी इफ एंड बट कैंडिडेट के सिलेक्शन में नहीं रहना चाहिए। कैंडिडेट वही होने चाहिए जिनको बोलना आता हो, कैंडिडेट वो होने चाहिए जिसको इलेक्शन लड़ना आता हो, कैंडिडेट वो होने चाहिए जो ईंट का जवाब पत्थर से देना आता हो, कैंडिडेट वो होना चाहिए जो कट्टरपंथी और जिहादी मानसिकता का सामना छाती चौड़ी करके कर सके। ऐसे ही कैंडिडेट का सिलेक्शन चल रहा है, शुरू हो गया। बिल्कुल। आप कहां से लड़ रही है? डजंट मैटर फॉर मी, मैं लड़ूं या ना लड़ूं, पश्चिम बंगाल को भगवा सरकार बनानी है, यही मैंने संकल्प लिया है। संकल्प यही है। और दिसंबर 15 के बाद से तो मैं यहाँ भी नहीं मिलूंगी आपको। मेरे से आपको इंटरव्यू करने के लिए पश्चिम बंगाल आना पड़ेगा।